So, good morning, students. What is this? Oh, अच्छा. Good morning, students. So, today I'll start probability. So, probability. So, probability पहले से थोड़ा कम हो गया. तो लास्ट पार्ट जो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं सही तुम लोग को. तो अभी तुम लोग को बाकी 4 पार्ट सही होगा. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द conditional probability. So what is conditional probability? So let A and B be any two sets, any two events, sorry, ये two events होगा, not set. Any two events. Then conditional probability of A given B is denoted by P A slash B, or also it is written as P of A by B. ऐसे भी लिखा जाता है. These two are notations you can use for conditional probability of A given B, and is defined by. एक्चुअली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका मीनिंग को हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? हैपेनिंग ऑफ ए when B is already थोड़ा सा इसको, B is already occurred. This is the meaning, happening of A when B is already occurred, and that is by formula it is probability of A intersection B divided by probability of B. तो ये है फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन. काम करते हैं, लेट मेक इट अनडू. हम उसको तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. तो ये फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल इसका थोड़ा डेफिनेशन को हमको देखना पड़ेगा. बट इस डेफिनेशन इज व्हाट? एक्चुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा उसका और एक रिजल्ट है, हम उसको बताते हैं. जैसे कि मान लो, हम पहले उसको बताते हैं ना. मान लो सपोज ये अगेन हमको इसको काटना पड़ेगा.
से तो से हम लोग एक सेट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया यूनिवर्सल सॉरी तो यहाँ में हम लोग का दो इवेंट्स है। तो दो इवेंट्स को हम लोग मान लो से this is A and another one say तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। सपोज तो मान लो कि ये इवेंट A है और ये इवेंट B है एंड दिस इज द होल सैम्पल स्पेस ना, ये हो गया होल सैम्पल स्पेस। तो ये दो इवेंट्स है, तो यहाँ हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। तो ए गिवन बी का मतलब कैसा होता है हम बता रहे हैं। जैसे कि देखो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे एन ए बाई एन बी ना। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, सॉरी फिर गड़बड़ कर दिया वो, एन ए बाई एन एस होता है ना, मतलब हैपनिंग ऑफ ए with respect to the whole sample space ना। तो this is the part of A and with respect to the whole sample space, so this is the formula of probability of any event A ना। अभी E फॉर्मूला और E फॉर्मूला में डिफरेंस क्या हम बता रहे हैं। तो यहाँ में क्या होगा कि यहाँ में भी हम लोग हैपनिंग ऑफ ए निकाल रहे हैं, मतलब ए का ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन इट रिलेटेड टू बी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी होगा। जैसे कि मान लो यहाँ में हम लोग सैम्पल स्पेस क्या मिला है, एस को सैम्पल स्पेस मानना है, तो कंसीडरिंग एस इज द सैम्पल स्पेस, हैपनिंग ऑफ ए को निकाल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैपनिंग ऑफ ए कंसीडरिंग दिस बी एस सैम्पल स्पेस। अभी बी को हम सैम्पल स्पेस मान लेगा, तो हमको जब ए का निकालना है, हैपनिंग ऑफ ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी का बाहर में है उसका हमको ज़रूरत नहीं है, वी नीड जस्ट द पार्ट ओनली विच इज विद इन बी। बी का अंदर में जो पार्ट है ए का वही हमको लेना होगा। सो देयरफॉर इन दिस केस क्या होगा, जैसे कि मान लो हम लोग ये पार्ट को अभी लेना है, तो ये पार्ट जो हम लोग को अभी चाहिए, तो दिस इज द पार्ट विच इज इनसाइड बी। तो बी सैम्पल स्पेस हो गया, तो इसका बाहर का पार्ट हम लोग को लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वही पार्ट लेना है जो बी का अंदर में है। तो पार्ट ऑफ ए इन बी, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए इन बी एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम बाय फॉर्मूला जाएगा जो हम बताया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए मतलब हमको सिर्फ अभी ये पार्ट लेना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या है अभी हम लोग का बी है, सो दैट विल बी एन बी। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला है, तो हम प्रीवियस पेज में एक चीज़ मैंने नहीं बताया था, तो ये जो है दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव गॉट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। So this was the first formula for A given B. But the next one, ये जो मिला है, this is also a formula. Actually this is the basic formula जिससे हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट जो है वो मिला है। तो ये फॉर्मूला से वो मिला है, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ करना होगा। सो बेटर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये भी फॉर्मूला है जो हम लोग को जान के रखना है। सो लेट्स से दिस, थोड़ा सा इसको अप कर दो। तो ये है सेकेंड फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यही है एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अभी सिंपल है, जैसे कि मान लो अभी कुछ एग्जांपल्स, लेट्स से सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल। सपोज यू हैव गिवन द सैम्पल स्पेस, जैसे कि मान लो
A is given, this is a set of 1, 2, 3, and B is the set of say 2, 4, 6, 8, and S is the sample space. 8 को छोड़ देते हैं, थोड़ा इजी बना देते हैं. मान लो S is the sample space और S जो है let's say the numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अभी हम लोग जब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, जो एक्चुअल फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी. तो इन दिस केस हम लोग फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, मतलब ए एंड बी का कॉमन. तो ए एंड बी का कॉमन तो एक है, तो 1/6 होगा, टोटल इज 6. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते कितना होगा, 3 है तो 3/6 होगा. सो फाइनली हमको कितना मिला है, फाइनली हमको मिला है 1/3 ना. अभी हम ये फॉर्मूला से देखते हैं क्या होता है, विल इट बी सेम और नॉट. सो इन दिस केस दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. अभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एलिमेंट्स कितना है, एक ही है, सो देयर विल बी 1. एंड एन बी मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन बी, बी में सिर्फ 3 है, 1/3. सो देखो दोनों सेम है. तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देयर. बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर. तो प्रॉपर्टीज़ को हम तुम लोग को बता रहे थे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. तो सम प्रॉपर्टीज़ फॉर, ये फर्स्ट पार्ट इतना हार्ड नहीं है, फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ तुम लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही देखना है. तो ये प्रॉपर्टी 1 से इफ़ यू टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए मतलब एस मतलब सैम्पल स्पेस है और ए इज एनी इवन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा क्योंकि एस इज अ सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस का और ए का कॉमन लेगा तो ए ही आएगा, सो इट विल बी 1. सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, मतलब सेम ही है तो उसमें भी हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. देन इफ़ यू गो फॉर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे कि हम लोग को मिला था ए यूनियन बी का फॉर्मूला पहले ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी. तो इसमें और उसमें फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होगा, उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत कम है क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए. इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना, सो दैट यू कैन नो हाउ इट हैपेंस. पी ए प्लस पी बी देन माइनस व्हाट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होता है ना. लेकिन अभी जब गिवन सी है तो ये गिवन सी होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ गिवन सी हमको हर केस में देना है. ए गिवन सी, बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये बी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी. तो सिर्फ ये सी आ जाएगा हर केस में. तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए यूनियन बी. उसके बाद हम लोग को पता है कि कॉम्प्लीमेंट का होता है ना, जैसे कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी. तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ए डैश को क्या लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता है. ऐसे ही रहेगा, जस्ट ये हमें ए गिवन बी आ जाएगा क्योंकि हमें द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो दिस इज, सो ऑलरेडी यू नो दैट
as you know that probability of A given B is equal to what? Probability of A intersection B divided by probability of B. Na? So if the same if you write, and if you write that probability of B given A, it will be what? Probability of, sorry, A intersection, yeah, B intersection A, whatever you write, same here. Let so the probability of B intersection A by B A होगा ना। अभी दोनों से हम लोग फाइनली एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि probability of A intersection B can be written as, यहाँ से लिखेगा तो क्या होगा? Probability of A given B into probability of B, मतलब जो भी हम पहले लिखेंगे गिवन B जो होगा वो अगेन प्रोडक्ट में आएगा, और यू कैन राइट एज probability of B given A into probability of A, तो दोनों ही करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड, तो which is called the multiplication theorem on probability for two events। तो ये दो इवेंट्स के लिए हो गया, तो which is called what? Which is called multiplication theorem on probability for two events। ये दो इवेंट्स के लिए हो गया। तो this can be extended for 3 events or more events। So in case of 3 events, the same result if you write in case of 3 events A B C, क्या होगा? It can be written as probability of A intersection B, that is in C, can be written as probability of A given probability of A, then probability of B given A, and probability of C given A intersection B। तो एक्चुअली इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये तो इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये 13 हो गया थोड़ा, लेट मी चेक आएगा कि नहीं, आ रहा है थोड़ा ना। तो ये जो है इसमें देखो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हैपनिंग ऑफ ए इनटू हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन into happening of C when A and B are already happen। So this is the multiplication rule of probability in case of 3 events, so which is the multiplication rule on probability को हम शॉर्ट में लिखते हैं इन केस ऑफ 3 इवेंट्स। तो ये हो गया फॉर 3 इवेंट्स एंड दिस इज फॉर 2 इवेंट्स। तो हम लोग इसको लेने से हो जाता है ये
हम लोग ये पार्ट को मेनली यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो है ना फॉर्मूला में जब यूज़ करेंगे तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ए ही लेंगे, ए देन बी गिवन है, तो इसलिए इसको ज़रा यूज़ करेंगे। बट यू कैन यूज़ हिज दिस ऑल्सो, डजेंट मैटर। और दूसरा बात ये है कि ये जो रिज़ल्ट है, दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट ओनली फॉर, ये जो है सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये इसके लिए हो गया, 3 इवेंट्स के लिए हो गया, तो ये हो गया 2 इवेंट्स के लिए, दिस इज़ फॉर 2 इवेंट्स एंड दिस इज़ फॉर 3 इवेंट्स। लेकिन हम इसको 4 इवेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं या मोर इवेंट्स के लिए, इसीलिए ये सिर्फ 2 या 3 इवेंट्स के लिए नहीं है। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स, बट हम लोग को मेनली इसका ही ज़रूरत होगा, तो इसको जस्ट नेक्स्ट पेज में लिख दो। दिस रूल can be extended for any number of events, any number of events। तो हम लोग इसमें 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसा होता है, 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if the happening of one is not affected by the happening of the other। मतलब हैपनिंग ऑफ वन, जब वन इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर देन दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट हम लोग ऑलवेज हम कोई भी इवेंट्स को देख के नहीं बता सकते कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी से हम जा सकते हैं। इसलिए हमको प्रॉपर्टी को जानना होगा कि प्रॉपर्टी ये है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if it holds the condition that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। probability of A into probability of B। तो ये है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि दिस इज द ओनली केस बाय व्हिच वी कैन नो दैट दे आर इंडिपेंडेंट। तो यही है रिजल्ट जिससे हम लोग को चेक करना होगा कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जब इंटरेक्शन निकालेगा प्रोबेबिलिटी, फिर ये दोनों का प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट, जब ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इसका इक्वल होगा, देन दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेगा, डिपेंडेंट बोलेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट जब नहीं होगा, इसलिए उसको भी जान के रखना है, यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो, कि A and B आर said to be डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि ब्रैकेट में लिखे रखो, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। If it doesn't hold the condition that probability
probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. जब ये इक्वल नहीं होगा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब इक्वल होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। तो इससे हम लोगों के पास काफ़ी एग्जांपल्स आएगा जिससे हम इसको चेक करना होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, इंडिपेंडेंट और ये मल्टीप्लिकेशन रूल में एक डिफरेंस आएगा। जब इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो हम लोग का जनरल रूल क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए था। लेकिन अभी बी गिवन ए का जगह में बी आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडिपेंडेंट होता है तो ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। मतलब इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय बी, सो इट हैपेंस लाइक दिस। बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, हम इसको बाद में बताएंगे। एक्चुअली ये रिजल्ट कैसे से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को और कुछ रिजल्ट जानना है। और रिजल्ट जानना है कि ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कब होता है, कब नहीं होता है। क्योंकि 3 इवेंट्स होगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 के लिए ऑलवेज देखता है, ऑलवेज यू चेक इंडिपेंडेंट फॉर 2 इवेंट्स। इसीलिए हम लोग जब म्यूचुअल इंडिपेंडेंट बोलेगा व्हेन देयर विल बी मोर देन 2 इवेंट्स, तब हम लोग क्या लिखते हैं। तो उसके लिए ऐसे लिखना होगा कि 3 इवेंट्स, इन केस ऑफ 3 इवेंट्स ए बी सी आर said to be mutually independent if it holds the condition, that means probability of A intersection B equal to PA into PB होगा, probability of B intersection C equal to PB into PC होगा, and probability of A intersection C is equal to PA into PC होगा, and probability of A intersection B intersection C is equal to क्या होगा, P of A P of B into P of C। तो ये होगा when they are mutually independent। इसका मतलब mutually independent होगा तो हमको ये एक रिजल्ट मिलेगा, the intersection become their product। अच्छा, अभी हम इसका रिजल्ट्स को देखते हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्या क्या है। सो विल गो फॉर नाउ रिजल्ट्स। तो लॉट ऑफ रिजल्ट्स विल गेट देयर। तो पहले आएगा फर्स्ट आएगा नंबर 1, if A and B are independent, तब क्या होता है। देन नंबर 1 आएगा probability of A given B equal to probability of A होगा, and probability of B given A is nothing but probability of B होगा। दूसरा बात, जब A भी इंडिपेंडेंट है तो A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ B इज B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा सा काट के लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसको लिख सकने से अच्छा है। लेट्स ट्राई। आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यस, तो ऐसा होगा तो नंबर 3 में आएगा A dash and B are also independent। then 4, A dash and B dash are also independent। इसका मतलब A एंड B जब इंडिपेंडेंट होगा तो इसमें कितना भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जितना भी आएगा सब इंडिपेंडेंट होगा। फिर साथ में और भी रिजल्ट आएगा 5, probability of
जो हम लोग को पता है, जो हम लोग का डेफिनेशन है, ये तो होगा ही, प्लस एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग को यूनियन में मिलता है, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम लोग ए यूनियन बी कैन बी रिटेन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ए यूनियन बी, otherwise if you calculate when they are not independent, you have to go by the formula PA plus PB minus P of A intersection B। इसका मतलब हमको हमें P of A intersection B भी जानना होगा, but in this case if they are independent you can directly go by this result, और ये रिजल्ट एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। तो इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, तो इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, तो इन केस ऑफ 3 events, in case of 3 events, when there are 3 events ABC, 3 events ABC, so if A, B, C are mutually independent, then directly that result, you have to remember, A intersection B intersection C can be written as PA into PB into PC। तो ये जो रिजल्ट है ये इंडिपेंडेंट होने से होगा, अदरवाइज जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब क्या होगा? देखो, इफ ए बी सी आर नॉट इंडिपेंडेंट, सपोज इंडिपेंडेंट नहीं है, देन हम लोग को ये जो प्रीवियसली जो रूल मिला था P of A intersection B intersection C can be obtained by P of A into P of B given A into P of C given A intersection B। तो ये होगा कब? जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ये होगा कब? जब इंडिपेंडेंट होगा। तो सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ 2 इवेंट्स। जब इंडिपेंडेंट होगा तो ये वाला अप्लाई करो, ये जो है। जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग को पहले जो मिला था, शायद इसमें मिला होगा, हाँ पहले जो मिला था, यस। तो दिस इज द रूल यू हैव टू अप्लाई। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B गिवन A इंटू PA। सॉरी, ये हम लोग को कब अप्लाई करना है? जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और फिर हमको अप्लाई करना है क्या? ये सॉरी लास्ट पेज में, ये हमको अप्लाई करना है जब ये इंडिपेंडेंट होगा। तो ये 2 केस आपको याद रखना है। अभी हम तुम लोग को एक चीज़ बताना है कि ये जस्ट समझना है तुम लोग को कि विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट, दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट, तो ये ऐसा होता है कि when the experiment is done, when an experiment is done, so you can do it without replacement or you can do it with replacement. So in which case it will be independent and in which case it will not be independent, that you have to know. तो without replacement का मतलब है कि, मतलब ऐसा है कि सपोज एग्जाम्पल से बताते हैं कि what is the difference and
व्हाट डू मीन बाय, क्योंकि इसको नहीं जानेगा तो तुम लोग बाद में ये क्वेश्चंस को कर नहीं पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर से 10 balls in a box. Suppose there are 10 balls है 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 balls of different color. तो सबका अलग अलग कलर है, ठीक है। हो सकता है कोई दो सेम कलर भी हो सकता है, बट टोटल 10 में से दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अभी यहाँ से हम सपोज यहाँ से 2 बॉल्स हम लोग निकाल लिया, तो 2 बॉल्स आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। हम यहाँ से 2 बॉल निकाल लिया। तो ये दोनों बॉल के लिए, क्योंकि 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गया, तो दोनों बॉल के लिए, दोनों केस के लिए हम लोग 2 इवेंट ले लेते हैं। सपोज ए हो गया द कलर ऑफ फर्स्ट बॉल और बी हो गया सपोज द कलर ऑफ सेकेंड बॉल। अभी ऐसे जब हम ले लिया, तो ये जब कलर हम ले लिया, तो अभी इसमें हम 2 केस हो सकता है कि दिस बॉल्स आर टेकन आउट, कैन बी विथ रिप्लेसमेंट और कैन बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी ये केस को, ये एक्सपेरिमेंट को हम सपोज इफ वी डू विथ रिप्लेसमेंट, तब क्या होता है पहले उसको देखते हैं। तो इफ द बॉल्स आर टेकन आउट with replacement, if the balls are taken out with replacement, then A and B will be इंडिपेंडेंट। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अभी हम तुमको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। से तो ये था, दिस इज ए बॉक्स ऑफ व्हाट 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब यहाँ से हम लोग 2 बॉल्स निकाला है, 2 बॉल्स आर टेकन आउट। तो ये 2 बॉल्स आर टेकन आउट विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि हम एक बॉल निकाला है, पहले फर्स्ट बॉल निकाला है, निकाल के उसका कलर को नोट किया, देन अगेन हम बॉक्स में कलर को नोट करने के बाद अगेन बॉल को बॉक्स में डाल दिया, फिर इसके बाद हम सेकेंड बॉल निकाला है। गॉट माय पॉइंट? पहले एक बॉल निकाला, कलर नोट किया, फिर वो बॉल को अगेन बॉक्स में डाल दिया, आफ्टर दैट वी हैव टेकन आउट द सेकेंड बॉल। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दिस 2 इवेंट्स, द कलर ऑफ फर्स्ट बॉल, कलर ऑफ सेकेंड बॉल, दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इच अदर। ऐसा क्यों होता है हम बता रहे हैं। सपोज मान लो हम फर्स्ट में जो बॉल निकाला था वो सपोज रेड बॉल था, हम रेड बॉल निकाल लिया। तो रेड बॉल निकालने के बाद हमको अभी रेड बॉल, सपोज मान लो कि हमें एक ही रेड बॉल है, तो रेड बॉल को निकाल लिया, निकालने के बाद हमको नेक्स्ट अगेन रेड बॉल चाहिए। तो इफ वी पुट देम अगेन इन द बॉक्स, तो यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल अगेन। हमको अगेन वही रेड बॉल मिल सकता है इफ वी पुट दैट बॉल अगेन इन द बॉक्स। दैट मीन्स इफ वी डू इट विथ रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स द सेकेंड इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट, व्हाट एवर यू हैव गॉट इन द फर्स्ट केस। तुमको इसमें से जो भी बॉल फर्स्ट में मिला है, सेकेंड इवेंट उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंड इवेंट में हमको अगेन ये हमें 10 बॉल से मिल रहा है, 10 में से कोई भी एक बॉल हम इसमें निकल सकते हैं। तो इसीलिए ये केस में ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इच अदर। बट इफ यू गो फॉर अ सेकेंड केस क्या था,
विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा देन ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्यों नहीं होगा, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जो दो बॉल निकाला है, फर्स्ट बॉल, तो ये हो गया फर्स्ट बॉल जो निकाला है, और ये हो गया सेकेंड बॉल जो निकाला है। तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेगा तो हम लोग फर्स्ट में एक बॉल निकालेगा, जस्ट कीप इट आउटसाइड, फर्स्ट बॉल you just keep it outside, then you have taken out second ball from the remaining। ये बॉल को हम अगेन बॉक्स में नहीं डालेंगे, हम उसको बाहर में रख देंगे, फिर हम दूसरा एक बॉल निकालेंगे। तो क्या होता है इसमें, देखिए फर्स्ट बॉल हम निकाल दिया, ठीक है, फिर हम जो सेकेंड बॉल निकालेंगे, तो सेकेंड बॉल निकालेंगे तो हमको ये पहला वाला जो बॉल था, ये जो बॉल था, ये हमको सेकेंड केस में ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टेकन आउट दिस फर्स्ट बॉल। तो दैट्स वाई दे आर अफेक्टेड बाई इच अदर। सपोज हमको वही बॉल अगेंस्ट चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा, हमको रिमेनिंग जो बॉल है उससे ही हमको मिलेगा। देयरफॉर सेकेंड इवेंट इज अफेक्टेड बाय द फर्स्ट इवेंट, दैट्स वाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब तुम लोग को मेनली याद रखना है कि जब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको फॉर्मूला यूज़ करना है कि जब भी हम लोग को विथ रिप्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला हम इंडिपेंडेंट का यूज़ करेंगे, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला हम इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट का अप्लाई करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू नो। ओके।